हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। हम लोग मेल कांस्टेबल के क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में मैं सोच रही हूँ कि मेल कांस्टेबल के बीच में देखो, मेल कांस्टेबल की सीरीज जो है हम खत्म करेंगे, नो डाउट। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैम ने बीच में छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि वो खत्म नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स, देखो हर स्टूडेंट तो नहीं चाहता कि उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप लगातार करवाओ, ठीक है। तो ये मुझे एक क्वेश्चन पेपर मिला है। देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ, 25 से 27 दिसंबर के बीच में जहाँ जहाँ पर भी हरियाणा गवर्नमेंट के HFSC के जितने भी पेपर हुए हैं ना, ठीक है। जैसे कि ये हमारी इस पोस्ट का एग्जाम है, ये 12/2019, कैट नंबर 637190, ठीक है। इसी तरीके से ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ है हमारा अभी अभी। इन दिनों में कई एग्जाम हुए हैं, ठीक है। एक हमारा जो है कैट का 34 कोई और एडवर्टाइजमेंट का पेपर हुआ है। ड्राफ्टमैन के कई क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में हैं, ठीक है, मेरे पास आए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस 25 से 27 दिसंबर के बीच में हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारे पेपर करवाए हैं। उन सभी पेपर के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ, यानी कि अब हम करने वाले हैं आगे की वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का खजाना, ठीक है। क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का खजाना। और प्रीवियस ईयर ही नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी 2021 में भी पूछे गए क्वेश्चंस का खजाना हम करेंगे, ठीक है। HFSC का हम कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो कि एग्जाम में आया हो और आप लोगों को ना होता हो, ठीक है। HFSC ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, आपके एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, मैं कोशिश करूंगी कि हर क्वेश्चन जो है आप तक उससे पहले पहुंच जाए, पेपर में आने से पहले आप तक क्वेश्चन पहुंच रहा है। ये मैं कोशिश करूंगी। हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है और हम लोगों ने नहीं किया हुआ। हर एक क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए ये पेपर हम शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बट आई होप कि आप लोग बना पाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आपको दिख रहा है, क्या है देखिए। क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से दिख जाए। देखो इस पेपर में आपको क्वेश्चन देखो इस तरीके से दिखेंगे, आपको इंग्लिश हिंदी ऊपर नीचे मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ नायलॉन। नायलॉन जो हमारा पॉलीमर है, नायलॉन एक बहुलक है, आप सभी जानते हो एक पॉलीमर है, ठीक है। ये जो बहुलक है, पॉलीमर है, इसकी खोज किसने की, ठीक है। इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। नायलॉन के आविष्कारक से कौन संबंधित है, आविष्कार से, यानी कि नायलॉन की इन्वेंशन किसने की, नायलॉन किसने बनाया, तो आपको याद रखना है डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर। डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर ने नायलॉन बनाया था, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑप्शन में लुईस पास्चर दिख रहा है, ठीक है। आंसर तो आपको मिल ही गया, ये आपका आंसर है। इसके अलावा आपको लुईस पास्चर दिख रहा है, तो लुईस पास्चर के बारे में आप जानते हो कि लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण टेक्निक के बारे में बताया है ना। किस तरीके से दूध को बहुत तेज गर्म करके फिर उसे ठंडा करने से उसके सारे के सारे माइक्रोब, सारे के सारे पैथोजन, सारे के सारे जितने भी उसमें मैं बोल सकती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें मारा जा सके, उसके लिए ये बना है, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन टेक्निक आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा नजर घुमाते हैं। देखो इस पेपर में भी मेरे को देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि साइंस तो जो है, मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, साइंस जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो जितने भी बच्चे साइंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्पेस यूनिवर्सिटी, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो IIST के नाम से फेमस है, IIST के नाम से फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में भी देख लेते हैं इसका, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, IIST के नाम से फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रीजनिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड, मैथ का एप्टीट्यूड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। वेन डायग्राम है जैसे। चलिए साइंस देखते हैं कहाँ पर है भाई। मैथ्स भी आया हुआ है भाई अच्छा खासा। सॉल्यूशन करने वाला मतलब आपको सोल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से आया हुआ है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का हमें फिजिक्स का मिला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन पेपर मुझे जिसका भी मिला है ये, उसने कुछ लिखा हुआ है, बट उसकी तरफ ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिख रहा है, क्या है देखिए, ऑन विच थ्योरी डज नेचर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन, यानी कि प्रकाश की प्रकृति किस सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो प्रकाश मैंने आपको ये अच्छे से बताया है वेव चैप्टर के दौरान, जब हमने तरंग चैप्टर डिस्कस किया था, कि जो लाइट होती है ना वो वेव नेचर
भी शो करती है, यानी तरंग की प्रगति भी शो करती है, प्रकृति भी शो करती है, तरंग की तरह मूवमेंट करती है इस तरीके से, ठीक है। और पार्टिकल यानी कि कण की तरह भी मूवमेंट करती है। तो आंसर जाएगा सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो लाइट होती है, प्रकाश की तरंग बोलते हैं हम जनरली, लेकिन प्रकाश कणों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसने प्रकाश की वेव थ्योरी दी थी, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि प्रकाश की वेव थ्योरी हाइगन नाम के साइंटिस्ट ने प्रकाश की वेव थ्योरी दी है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश की कण थ्योरी यानी पार्टिकल थ्योरी किसने दी है, तो हमारे न्यूटन साहब, बिल्कुल, जिन्होंने न्यूटन की गति के नियम दिए हैं, उन्हीं न्यूटन साहब ने ये बोला था कि प्रकाश का कण सिद्धांत भी होता है, यानी प्रकाश पार्टिकल की तरह भी होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा साइंस का। माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिख रहा है कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, ठीक है। यानी माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है इसका आंसर है जेड जैनसेन ने। किसने की? जेड जॉनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्या, वोल्ट मीटर, इसको थोड़ा छोटा कर दे, आपको दिखना चाहिए। चलिए, वोल्ट मीटर मेजर्स, क्या मेजर करता है? वोल्टा मीटर क्या मापन करता है? तो देखो, वोल्टा मीटर आपको कुछ वोल्टेज रिलेटेड ही माप के देगा, यानी विभवांतर मापेगा। क्या मापेगा? विभवांतर। तो आपको हिंदी में दिख रहा है विभवांतर, कहाँ पे दिख रहा है भाई? ऑप्शन ए में दिख रहा है, विद्युत विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है वोल्ट मीटर। आंसर जाएगा ए इसका आंसर चला जाएगा। इसके अलावा आपको ए इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है? वोल्टामीटर क्या मापेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये 20 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है, तो वोल्टामीटर आपको बताएगा क्या? 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ठीक है। जैसे कि एक बैटरी होती है, एक सेल होता है, तो उसमें आप देखते हो एक इस तरीके का पॉइंट होता है, एक इस तरीके का पॉइंट होता है। तो ये क्या है? ये यहाँ पर ना एक वोल्टेज का डिफरेंस रखा जाता है, जिसे वोल्टामीटर मापता है, ठीक है। करंट कौन मापता है? तो करंट एमीटर मापता है, और गैल्वेनोमीटर भी करंट मापता है, जानते हैं ना आप। एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट को मापते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस कौन मापता है? तो ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है, और ओम मीटर रेजिस्टेंस को मापता है, ठीक है। तो आपको तीनों का आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एल्यूमिनियम। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो निम्न में से क्या है, देखिए निम्न में से एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इनमें से सही पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, हो सकता है जिनका भी ये पेपर था उन्हें बोनस भी मिला हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स आना था। इनमें से क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो, पहला आपको पॉइंट दिख रहा है, पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ फिर मैं हिंदी में बताऊंगी। पहला पॉइंट दिख रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी AlOH का थ्राइस, ये होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बोल रहा है इज एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी ये क्या होती है? ये उभयधर्मी होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल बात सच्ची है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ये बेसिक भी है, हिंदी में भी बताऊंगी, पहले इंग्लिश में सुन लो, ठीक है। ये एसिडिक भी है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि एल्यूमिनियम और जिंक, जनाबे आली से मैंने याद करवाया है आपको, जनाबे आली, यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं उनकी ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है, यानी वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है, उनका नेचर दोनों की तरह होता है। तो ये वाला पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक लगा। अगर क्वेश्चन होता कि इनमें से कौन सा ठीक है, तो ये भी ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट ऑफ नेचर, ये पॉइंट गलत है। देखो कैसे, एल्यूमिनियम कभी भी, फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब है अकेला पड़ा होता है। अब जैसे कि सोना है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, अकेला पड़ा रहता है, ठीक है, जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, अकेला पड़ा रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सोडियम की, मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, मैं बात करूं फॉस्फोरस की, मैग्नीशियम की, ये सब कभी अकेले नहीं पड़े रहते, ये सब हमेशा हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में नहीं रहता, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। देखो कुछ भी नहीं मिलेगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, Al2O3 बना देगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट जरूर करता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया गलत, पहला पॉइंट है ठीक। तीसरा पॉइंट देखते हैं,
नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। देखो होता क्या है, देखो ये पॉइंट ठीक बताया, ये मैंने गलत बताया, ये ठीक बताया। अब सुनो ये क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा एल्यूमिनियम है ये क्या है, मेरा एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम ना पहले ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऊपर ऊपर की लेयर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बना देता है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर किसकी बन गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और नीचे क्या था, नीचे था हमारा ये एल्यूमिनियम। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर हम HNO3 इसके ऊपर डालेंगे ना, HNO3 इसके ऊपर डालेंगे तो HNO3 किसके ऊपर जाएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर जाएगा या Al2O3 के ऊपर जाएगा। तो आप बोलोगे ऊपर तो Al2O3 है तो इसके ऊपर जाएगा। तो Al2O3 कभी भी HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आपको याद रखनी है ये बात कि एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होती है, उभयधर्मी होती है। एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। चौथा पॉइंट और देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। अभी तक हमें पता है ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। hot and concentrated H2SO4 directly react with oxygen in which SO2 gas is released। पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि एल्यूमिनियम से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, बीच में ऐसा कुछ क्या डाल दिया कि भाई इसमें तो एल्यूमिनियम की कहीं पे कोई बात ही नहीं हो रही, फिर भी ये पॉइंट डाल दिया। तो ये गलत हो सकता है, लेकिन वैसे ये बात बिल्कुल सच्ची है कि अगर हम गरम गरम सल्फ्यूरिक एसिड जो है, गरम गरम सल्फ्यूरिक एसिड जिसे अम्लों का राजा, जिसे थोथे का तेल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, इस गरम गरम सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को के ऊपर ऑक्सीजन गैस डालेंगे तो ये हमें SO2 गैस देगा, SO2 गैस देगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम से जुड़ी नहीं हुई। तो इस क्वेश्चन को मैं डाउट में रखती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने बातें सारी एकदम क्लैरिटी से बताई है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है, यानी का इसका मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है AlOH का थ्राइस जो है, क्या ये उभयधर्मी है, यानी ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है, अम्ल और क्षार दोनों का नेचर शो करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट आता है, क्या आता है देखिए, दूसरा पॉइंट आता है एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में मौजूद है। ये गलत है, एल्यूमिनियम हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़कर रहता है, जैसे कि एल्यूमिनियम जनरली ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है, सबसे ऊपर वाली अपने ऊपर एक लेयर बना देता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, जो कि होती है Al2O3 की लेयर, और Al2O3 से HNO3 कभी भी रिएक्ट नहीं करता। गर्म और सांद्रित H2SO4 ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया करता है, जिसमें SO2 गैस निकलती है। बिल्कुल ठीक है, गरम गरम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। परमाणु के केंद्र में स्थित एक छोटा धनावेशित भाग क्या कहलाता है। तो देखो आप सभी जानते हो कि परमाणु के सेंटर में जो ये भाग होता है, इसे मैं क्या बोलती हूँ, इसे मैं न्यूक्लियस बोलती हूँ। न्यूक्लियस यानी केंद्रक यानी नाभिक बोलती हूँ। और इसके बाहर होते हैं कुछ कक्ष, क्या होते हैं, कुछ कक्ष यानी कि ऑर्बिट होते हैं। और ऑर्बिट को ही क्या बोलती हूँ मैं, कक्ष या कमरे बोलती हूँ। और आप अच्छे से जानते हो इन ऑर्बिट के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव। ये बात आप अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया, जे थॉमसन साहब ने बताया। प्रोटॉन के बारे में किसने बताया, गोल्डस्टीन ने बताया, नहीं तो रदरफोर्ड ने बताया। और न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बताया। और न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया भाई, अगर न्यूक्लियस पूछ लिया जाए तो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया। किसने बताया, रदरफोर्ड ने। कब बताया, सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, अल्फा किरणों का इस्तेमाल किया था, सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट किया था। और सारी AU, सोना मतलब AU, AG तो चांदी होती है, और न्यूक्लियस खोजा था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। धातु जो चूना पत्थर का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो चूना पत्थर क्या होता है भाई, चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कार्बन भी एक अधातु है, ऑक्सीजन भी एक अधातु है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है जो एक धातु कहलाती है। तो आंसर आ गया Ca यानी कैल्शियम। अगर ऑप्शन में कार्बन और ऑक्सीजन भी होता ना तो भी आप आंसर कैल्शियम ही देते, क्योंकि कैल्शियम अकेला मेटल है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही अधातु यानी कि नॉन मेटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप सभी जानते हो
जानते हो यहाँ तक क्या रखे हुए हैं, ये मेटल रखे हुए हैं, ये नॉन मेटल रखे हुए हैं और बीच में क्या आते हैं, उपधातु यानी मेटेलॉइड आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिख रहा है, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ स्टीरॉइड? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टीरॉइड है? तो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं या तो सेक्स ग्लैंड से निकलने वाले, यानी कि सेक्स ग्लैंड मतलब लिंग ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि मेल में हो गई टेस्टिस यानी मेल में हो गया वृषण, और फीमेल में हो गया अंडाशय यानी ओवरी। तो इनसे जो हार्मोन निकलते हैं या तो वो स्टीरॉयड होते हैं, या फिर हमारी जो एड्रीनल ग्रंथि है यानी अधिवृक्क ग्रंथि है, उससे निकलने वाले हार्मोन स्टीरॉयड कहलाते हैं। तो आप सभी जानते हो, क्या जानते हो भाई? अब मैंने ग्रंथियां बता दी आपको, यानी टेस्टिस यानी वृषण से निकलने वाले हार्मोन, अंडाशय यानी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन, एड्रीनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे ये? तो टेस्टोस्टेरोन याद रखना है, ये कहाँ से निकलता है? मेल की टेस्टिस यानी वृषण से। आपको इस्ट्रोजन याद रखना है, ये कहाँ से निकलता है? ये फीमेल की ओवरी से यानी अंडाशय से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन याद रखना है, ये भी फीमेल की मादा की ओवरी यानी अंडाशय से निकलता है। और आपको एड्रीनलीन याद रखना है, ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो ये जो चार हार्मोन आपको जहां पर भी देखे हैं, ये चारों के चारों क्या हैं? स्टीरॉयड होते हैं। वो हार्मोन जो कि स्टीरॉयड होते हैं वो हैं। तो इन चारों के अलावा जो भी दिखेगा वो स्टीरॉयड नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था इनमें से कौन स्टीरॉयड है? तो इस्ट्रोजन आपको दिख रहा है। अब इस्ट्रोजन कई बार आपको ऐसे लिखा मिलेगा और कई बार आपको ऐसे लिखा मिलेगा। तो फर्क क्या है? सिर्फ इस ओ का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात एक ही है, दोनों ही इस्ट्रोजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिख रहा है क्या? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस? तो देखो आप सभी जानते हो हमारी बॉडी में हम क्या क्या खाते हैं। हम खाते हैं स्टार्च यानी शर्करा, यानी जिसे कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। ठीक है, हम खाते हैं प्रोटीन जिसकी पाचन की जरूरत पड़ती है ना, सिर्फ वो बता रही हूँ। और खाते हैं फैट यानी वसा। इसके अलावा हम पानी पीते हैं, उसे पचाने की ज़रूरत नहीं होती। हम विटामिन खाते हैं, उसे पचाने की ज़रूरत नहीं होती। हम मिनरल यानी खनिज खाते हैं, उसे भी पचाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपको पता है कि इन सभी का पूरा पाचन तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है, पूरा पाचन। लेकिन शर्करा का मुख्य पाचन कहाँ पर होता है? तो हमारे माउथ में होता है। प्रोटीन का मुख्य पाचन कहाँ पे होता है? तो हमारे आमाशय में यानी हमारे पेट में होता है प्रोटीन का मुख्य पाचन, पेप्सिन हार्मोन से। और वसा का मुख्य पाचन कहाँ पर होता है? तो बाइल जूस करता है, तो हम बोल सकते हैं बाइल जूस के द्वारा होता है। करता कौन है? होता कहाँ पे है? तो छोटी आंत में होता है, लेकिन करता कौन है? तो यकृत से निकला हुआ बाइल जूस करता है, पित्त रस करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था? अच्छा, स्टार्च को कौन पचाता है? तो टाइलिन हार्मोन या सेलिवरी अमाइलेज हार्मोन पचाता है, याद है? चलिए अब क्वेश्चन क्या था? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस? प्रोटीन के बड़े भाग का पाचन किस अंग में होता है? तो बड़ा भाग प्रोटीन का कहाँ पे पचता है? स्टमक के अंदर। स्टमक में कौन कौन होता है? HCl होता है, जो कि जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या मैं बोलूँ रोगाणु होते हैं उन्हें मार देता है, और पेप्सिन को जगा देता है। फिर पेप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में और पेप्टाइड में। ठीक है, अमीनो अम्ल और पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो आंसर क्या जाएगा? ए। माउथ में किसका पाचन होता है? स्टार्च यानी शर्करा का होता है। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। बोलते क्या है इसको? टाइलिन बोलते हैं, लेकिन लिखते क्या है? पी टाइलिन। ठीक है, तो पी को साइलेंट कर दिया गया है यहाँ पे। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सेलिवरी अमाइलेज, लारिये अमाइलेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लारिये अमाइलेज भी बोल देते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा किरेटीन एज प्रोटीन? अल्फा किरेटीन किस में होता है भाई? तो हमारी स्किन में, हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में। कहाँ कहाँ पर? हमारे बाल यानी हमारे हेयर में, हमारे नेल्स यानी हमारे नाखून में, हमारी त्वचा यानी कि हमारे स्किन में होता है क्या? अल्फा किरेटीन। आपने सुना भी होगा बालों में किरेटिन का ट्रीटमेंट करवाया जाता है आजकल, जिससे कि बाल सीधे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो किस में होता है? बालों में। तो बालों में क्या होता है? अल्फा किरेटिन। नाखून में क्या होता है? अल्फा किरेटिन। और हमारी स्किन के अंदर होता है अल्फा किरेटिन। उसके अलावा आप जानते हो ब्लड में क्या होते हैं? तो ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारा थ्रोम्बिन होता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन होता है। और भी होते हैं, कौन कौन से भाई? फाइब्रिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है,
और कोई भी बचा है क्या भाई? एक और याद रखना है आपको, क्या? ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन हो गया, ठीक है। और कौन सा है? हिपेरिन प्रोटीन होता है जो कि रक्त का थक्का बॉडी के अंदर नहीं जमने देता। तो कई सारे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे रक्त में होते हैं। उसके अलावा अंडे में क्या होता है? तो अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। कौन सा? एल्ब्यूमेन बोल लीजिए, एल्ब्यूमिन बोल लीजिए, प्रोटीन होता है अंडे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? त्वचा इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास साइंस का क्या है। आप सोच रहे हो कि भाई पेपर में इतनी साइंस आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है। तो साइंस को हल्के में नहीं लेना है, साइंस को पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइंस का क्या आ रहा है, देखते हैं हम लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ द स्टडी ऑफ स्किन इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ट्रीटमेंट। त्वचा की उसकी संरचना, यानी कि वो कैसी दिखती है, कार्य यानी वो क्या क्या कार्य करती है, और उपचार यानी उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, सहित अध्ययन का तकनीकी नाम क्या है। तो त्वचा जहां पर बोल दिया इन्होंने, स्किन बोल दिया। और स्किन को क्या बोल देते हैं? स्किन को डर्मा बोल देते हैं ना भाई। डर्मा मतलब हमारी ऊपर वाली लेयर। तो डर्मा की स्टडी क्या कहलाएगी? डर्मेटोलॉजी कहलाएगी। डर्मेटोलॉजी का मतलब है, डर्मा मतलब त्वचा, लॉजी मतलब अध्ययन। तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। उसके अलावा आपको एनेटॉमी दिख रही है। एनेटॉमी होती है किसी भी चीज की अंदरूनी जांच करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्या है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कोल्ड। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत को स्टूडेंट्स याद रखना एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपी मतलब, एपी का मतलब ही होता है ऊपर, और डर्मिस, अभी डर्मा बताया था ना, डर्मा डर्मिस मिलते जुलते शब्द हैं। तो डर्मिस का मतलब है ऊपर वाली त्वचा, ठीक है, यानी ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक है। उसे बोलेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ह्यूमन बॉडी द थिकेस्ट स्किन इज लोकेटेड ऑन द। मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर स्थित होती है? तो याद रखना पाम पे, यानी जो हमारे हथेलियां होती है ना, हमारी हथेलियां होती हैं, और जो हमारे तलवे होते हैं, पाम और सोल, हथेलियां और तलवे जो होते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा चमड़ी होती है। थाई पे यानी जांघों पर उतनी नहीं होती। नितंब यानी बटक पे भी नहीं होती है, और पेट पे भी उतनी नहीं होती है जितनी कि पाम और सोल यानी हथेलियों और तलवों पर मिलती है। तो सबसे ज्यादा त्वचा कहाँ पे है? हथेलियों और तलवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्या है। द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज कंपोज्ड ऑफ। स्ट्रेटम कॉर्नियम किससे बना होता है? तो याद रखना, देखो हमारी जो स्किन है ना, हमारी जो त्वचा है, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर मैंने क्या बताई? अभी अभी आपको मैंने बताई थी एपिडर्मिस, है ना। उसके नीचे वाली जो लेयर होती है ना स्टूडेंट्स, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। और मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताई थी कि हमारी स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है? अल्फा किरेटीन प्रोटीन होता है। कौन सा? अल्फा किरेटीन। और कहाँ पर दिख रहा है किरेटीन? किरेटीन आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो आपको याद रखना है, देखो कि त्वचा के अंदर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि बनी होती है किराटिन कोशिकाओं से। तो आंसर जाएगा किरेटिन सेल से बनी होती है, ठीक है। चलिए, मिलेनिन पिगमेंट होती है जो कि रंग देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 68। क्या है? देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द सीबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूसेस। वसामय ग्रंथि पैदा करती है। तो देखो याद रखना, सीबेशियस ग्लैंड जो होती है, वसामय ग्रंथि, कहते हैं ना कि इसकी त्वचा पे तेल बहुत आता है, इसके पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी त्वचा में जो सीबेशियस ग्लैंड होती है ना, वो ज्यादा तेल निकालती है, ठीक है। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या निकालती है? ऑयल यानी तेल निकालती है। और सीबेशियस नाम आया है सीबम से, और सीबम का मतलब भी होता है तेल। तो सीबम आपको अगर दिख गया तो इसका मतलब है तेल निकालने वाली ग्रंथियां सीबेशियस ग्रंथियां कहलाती है। जैसे कि पसीना निकालने वाली होगी स्वेट ग्रंथियां, लार निकालने वाली हो गई लारीय ग्रंथि, उसी तरीके से तेल निकालने वाली हो गई सीबेशियस ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, एम्प्रर ऑफ काबुली बाग, भाई साइंस नहीं है ये हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुद्वारा, ये भी साइंस नहीं है भाई। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या साइंस का? देखो हरियाणा जीके भी काफ़ी आई हुई है, क्योंकि मैं आपको बोल ही रही हूँ ये एचएसएससी का पेपर है। तो हरियाणा जीके तो आनी ही आनी है। तो हरियाणा जीके तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो किसी भी हाल में। आगे आई थिंक सारी हरियाणा जीके ही है, साइंस का क्वेश्चन और नहीं है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है
ये भी हरियाणा जी के है। एक सेकेंड। यस, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म। 90 क्वेश्चन का पेपर था ये, और पूरा का पूरा पेपर हमने जो साइंस है वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर का खजाना। ठीक है, या मैं बोलूँगी HFSC के क्वेश्चंस का, HFSC के साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चंस का खजाना जो है वो हम आने की वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राम सचिव क्वेश्चंस रिपीट करता है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्राम सचिव के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोगों ने सुना नहीं होगा, जो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, और जो कि आप लोगों ने समझा नहीं होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे या सुन लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम में उसका आंसर ना दे पाओ। तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि HFSC का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपका बच गया हो। ठीक है, मेरी तरफ से। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर ऐसा कभी होता है कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है हरियाणा का हमारा, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व नहीं करवाया है, तो आप मुझे बेझिझक टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं, ताकि मैं उसे सॉल्व करवा पाऊँ। ठीक है, पुराना पेपर हो, नया पेपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो सोल्यूशन ज़रूर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए, उसके अलावा ये बोलूँगी कि जितने भी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी पेपर का क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, सिर्फ HFSC नहीं, मैं आपको कोई भी, मतलब रेलवे का पेपर आपको मिलता है, आपको अगर SSC का पेपर मिलता है, आपको कोई भी पेपर मिलता है, HTET का मिलता है, UP टेट का मिलता है, CTET का मिलता है, रीट का मिलता है, कोई भी साइंस उठाओ, साइंस जो है वो सारी की सारी कॉमन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या ठीक है थोड़े से टफ लेवल और थोड़े से सिंपल लेवल का फ़र्क होता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग बस साइंस के क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, थ्योरी में उतनी ही करवाऊंगी जितने आपकी काम की हो, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको हर वैरायटी के करवाऊंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेक केयर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।